अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का जो सॉलिड का पार्ट है उसके कुछ टॉपिक्स जो है वो हमने कवर करने थे, तो उनके लिए हम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई सपोज कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। यहाँ ये बात जहन में रहे आपको कि जो क्रिस्टल्स हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड कह लें आप, ये ऐसे सॉलिड को बोलते हैं जिसमें एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप होती है और जिसमें पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करने के बाद एक ऐसी शेप अटेन कर लेते हैं जिसमें उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। यानी उनकी जो शक्लों को, उनको फिज़िकली नहीं, लेकिन उनकी जो शेप्स हैं दे कैन डिफ़ाइन। तो एक ऐसी शेप जो कि डिफ़ाइन हो जाए उसको ज्योमेट्रिकल शेप बोलते हैं और 3 डायमेंशन में होती है ये। तो सच सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को या उनकी टाइप्स को क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चंस का आपने जवाब देना होता है। ठीक है, 2 सवालात हैं जिनका आप जवाब देंगे तो वो आपका टॉपिक बन जाएगा। एक होता है नेचर ऑफ पार्टिकल और एक है नेचर ऑफ फोर्स। तो एक नेचर ऑफ पार्टिकल के सवाल का जवाब आपको देना है और एक नेचर ऑफ फोर्स के सवाल का आपने जवाब देना है। इन 2 बातों का आपने जवाब देना, तो आपकी चारों टाइप कवर हो जाएंगी। टाइप नंबर 1 इज एटॉमिक क्रिस्टल, इनको मेटालिक क्रिस्टल भी बोलते हैं। टाइप नंबर 1 इज एटॉमिक क्रिस्टल, जिसको आप मेटालिक क्रिस्टल भी बोलते हैं। अब इन्हीं दोनों सवालों के जवाब देने हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे आप। तो नेचर ऑफ पार्टिकल, इसमें नाम से पता चल रहा है कि एटम्स होते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें नेचर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं। यानी इसमें आपको मॉलिक्यूल्स और आइंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको नेचर ऑफ पार्टिकल के तौर पे एटम्स मिलेंगे। और नेचर ऑफ फोर्स जो है उसमें आपको मिलेगा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो है वो बॉन्डिंग के चैप्टर में डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो मेटालिक बॉन्ड जो है ये मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा सकता, लिमिटेशन है मेरी। तो जो मेटालिक बॉन्ड है ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियाइज के दरमियान होता है। यानी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो एग्जाम्पल होगी वो ऑल मेटल्स हो, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड है, सारे के सारे सॉलिड है। तो सारे मेटल्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो एटॉमिक क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। एटॉमिक क्रिस्टल में एटम्स होंगे, बॉन्डिंग मेटालिक होगी और एग्जाम्पल में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे। सेकेंड जो टाइप है दैट इज आयनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट वन इज आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में भी इन्हीं 2 सवालों के जवाब देंगे। तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट जो आप बोले बन जाएगा। पहला, नेचर ऑफ पार्टिकल में यहाँ पे आएंगे जाहिर सी बात है आइंस, और जब आइंस बोलेंगे तो इसमें कैटाइन और एनाइन दोनों शामिल हैं। ठीक है, आइंस जब बोला जाएगा तो उसमें कैटाइन और एनाइन दोनों शामिल हैं, कोई एक नहीं होगा, दोनों होंगे। और जो नेचर ऑफ फोर्स है, नेचर ऑफ क्या है, फोर्स, उसमें आएगा आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप। तो आयनिक बॉन्ड एग्जाम्पल में आएगा, मतलब फोर्स में आएगा, और इसकी एग्जाम्पल जो होंगी उसमें हो जाएंगे ऑल आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में क्या आ गया, इस एग्जाम्पल में आ गए ऑल आयनिक कंपाउंड्स। 2 टाइप्स हो गई। थर्ड वन इज कोवेलेंट क्रिस्टल।
लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। हाथ के हाथ हेडिंग डाल देते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल जो है उसमें नेचर ऑफ पार्टिकल में एटम्स हैं। अगर आपके जहन में आ रहा है कि अब एटम हो चुके हैं और मॉलिक्यूल आइंस हो चुके हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल आएंगे, तो ऐसा नहीं। कोवेलेंट क्रिस्टल में नेचर ऑफ पार्टिकल में आएंगे एटम्स, अगेन एटॉमिक क्रिस्टल की तरह, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग में वहाँ मेटालिक बॉन्ड था, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। तो आप ऐसे समझ लो कि जहाँ पे एटम मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे वो मेटालिक क्रिस्टल होगा, और जहाँ पे एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और क्रिस्टल बन रहा होगा वो कोवेलेंट क्रिस्टल होगा। और इसकी जो एग्जांपल हैं इसमें ऑल करके नहीं है, लिहाजा इसको अलग से याद रखना पड़ेगा। जैसे डायमंड पढ़ा था आपने डिटेल में सेकेंड ईयर में, ग्रेफाइट पढ़ा आपने डिटेल में, इसके अलावा रोम्बिक सल्फ़र आपने पढ़ा था डिटेल में। मोनोक्लिनिक भी कह सकते हैं आप, वो भी ऐसे ही है। तो ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल। अब ये डायमंड, ग्रेफाइट और रोम्बिक सल्फ़र सब एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स होने का मतलब इनमें एटम्स होते हैं। और बॉन्डिंग अगर आपको याद हो तो sp3 और sp2, सल्फ़र में sp3 थी, डायमंड में sp3 थी, ग्रेफाइट में sp2 था। तो बॉन्डिंग ऐसी बात है कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सच क्रिस्टल्स आर कॉल्ड कोवेलेंट क्रिस्टल्स। फाइनली मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन होते हैं भाई? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वो होते हैं जिसमें नेचर ऑफ पार्टिकल में नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स होंगे, और नेचर ऑफ फोर्स होंगी इंटरमॉलिक्यूलर, जिसको आप वंडर वॉल भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड, और इसका दूसरा नाम क्या, दे आर आल्सो कॉल्ड वंडर वॉल फोर्सेस। और इसी एग्जाम्पल में आपके पास ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2, आइस खुद, आयोडीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो एक रिव्यू ले लें, इसी पेज पे सारा काम है, रिव्यू ले लेते हैं। तो रिव्यू क्या मिला कि क्रिस्टल में 2 सवालों के जवाब देने हैं आपने, एक नेचर ऑफ पार्टिकल, एक नेचर ऑफ फोर्स। तो अगर आपके पास एटम्स है, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो ये एटॉमिक क्रिस्टल है, आइंस हैं, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक क्रिस्टल है, एटम्स दोबारा से आ जाएं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोवेलेंट क्रिस्टल है, और मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं, वंडर वॉल फोर्स जिसे कहते हैं। अगेन ये बॉन्डिंग के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर या वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। वंडर वॉल को मैं आपको आसान करके इतना ज़रूर बता दूं ताकि आपका ज़रा कॉन्सेप्ट बन जाए कि वंडर वॉल वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई बाकायदा बॉन्डिंग नहीं होती, कोई शेयरिंग नहीं होती, कोई बाकायदा ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके बावजूद उनमें अट्रैक्शन होती है। जैसे कि आपने, मैं अगर एग्जांपल से याद दिलाऊं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था आपने, और याद दिलाऊं तो आपने पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स पढ़े थे चैप्टर 2 में सेकेंड ईयर में, जिसमें अट्रैक्शन थी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रहा था, पर वहाँ पे किसी किस्म की शेयरिंग या किसी किस्म का ट्रांसफ़र नहीं था। चलें भाई, तो ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स का टॉपिक हो गया। 2-3 डेफिनेशन आगे और हैं जो हमने इसमें कवर करनी है आगे। अब आपने जहन में एक जो आखिरी काम आपका है, वो आखिरी काम आपको ये है कि आपने बुक खोलनी है, पूरी क्लास से बात हो रही है मेरी, आपने बुक खोलनी है, और बुक खोलने के बाद आपने इन तमाम हेडिंग्स में 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो मेमोराइज़ करनी है। ठीक है, 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो आपने मेमोराइज़ करनी है। जैसे मेटेलिक क्रिस्टल में लिखा होगा कि इनमें शाइन होता है, मेटल्स की बात हो रही है, शाइन होता है, ये डक्टाइल होते हैं यानी इनको मोड़ा जा सकता है, शीटें बन सकती हैं इनसे, तार बन सकते हैं इनसे, और करंट पास कर लेते हैं। इसी तरह आयनिक क्रिस्टल में लिखा होगा कि ब्रिटल होते हैं, यानी ब्रिटल का मतलब टूट जाते हैं, इन पे फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे बिस्किट की तरह, और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी में सॉल्युबल होते हैं, करंट पास कर लेते हैं। इसी तरह कोवेलेंट क्रिस्टल में की प्रॉपर्टी लिखी होंगी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की भी कोई प्रॉपर्टी लिखी होंगी। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपने इन सब की जो 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ये मेमोराइज़ करनी है, ये पेपर में आती हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको बुक से याद करनी है। ठीक है, चलिए।
अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हमारा अगला टॉपिक है। आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना क्या बोलता है भाई? आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना बोलता है कि आपके पास दो ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस, जो हर तरह से तो डिफरेंट हो, उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल सब अलग हो, पर शेप एक जैसी हो। डिफरेंट होंगे हर तरह से, और उनकी जो शेप्स होंगी वो सेम होंगी। तो वो तमाम सब्सटेंसेस जो हर तरह से डिफरेंट हो पर उनकी शेप सेम हो, उनको बोलते हैं आइसोमॉर्फस। दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस, और जो फिनोमेना है इट इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, फिजिकल भी और केमिकल भी, दोनों डिफरेंट हो, लेकिन उनकी जो शेप्स हो वो सेम हो, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डायमंड के बारे में, ही वो क्यूबिकल होता है, और NaCl के बारे में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि वो क्यूबिकल होता है, और डायमंड के बारे में सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा कि क्यूबिकल होता है। किताब दोनों को क्यूबिकल बोल रही है, हालांकि एक कार्बन है और एक NaCl है, अलग अलग चीज़ें हैं, हर तरह से डिफरेंट है, बट दे आर क्यूबिकल, शेप उनकी क्यूबिकल है। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे आइसोमॉर्फस, और फिनोमेना कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म में बुक में 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो आपको आनी चाहिए। दे आर 4 प्रॉपर्टीज़ जो आपको आनी चाहिए। किताब भी खोलेंगे तो पढ़ लेंगे, वरना यहाँ सुन लें। पहली प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पहली जो पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि जो आइसोमॉर्फस होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। पॉइंट नंबर 1 हो गया, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि दे हैव सेम एम्पेरिकल रेशो। एम्पेरिकल रेशो इनका सेम हो, यानी अगर मिसाल के तौर पे ये आइसोमॉर्फस भी हैं और साथ में कंपाउंड भी हैं, ठीक है, आइसोमॉर्फस भी हैं और साथ में कंपाउंड भी हैं, तो इनका एम्पेरिकल रेशो क्या होगा? सेम होगा। जैसे NaF और MgO, NaCl इसलिए लिखा गया, वो तो आपको पहले से पता था। तो NaF और MgO ये दोनों क्यूबिकल हैं, और साथ में इनका देखो रेशो, देखो 1:1 है। इसी तरह CaCO3 और NaNO3, इनकी शेप एक जैसी है, लिखी हुई नहीं बुक में कौन सी है, पर एक जैसी है। इनका रेशो क्या है? 1:1:3। देखिए आप 1:1:3, 1:1:3। तो इसका मतलब है कि अगर ये आइसोमॉर्फस के साथ साथ कंपाउंड्स भी हैं तो इनका जो एम्पेरिकल रेशो होगा वो सेम होगा। दे हैव सेम एम्पेरिकल रेशो। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। तीसरे पॉइंट को हम बोलते हैं ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ ज़रा सुनने वाली बात है। ओवर ग्रोथ ये कहती है कि मिसाल के तौर पे एक क्रिस्टल है आयनिक से समझ में आएगी एग्जाम्पल, और उसको आप पानी में डालते हैं और उसके 10 ग्राम डिज़ोल्व हो सकते हैं, और आप 12 ग्राम डाल देते हैं। समझने की बात है, ज़रा सुनना है कि एक आयनिक क्रिस्टल है जिसके पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं 10 ग्राम, और आपने डाल दिए 12 ग्राम। तो होगा ये कि 12 ग्राम में से 10 ग्राम तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, और वो जो 2 ग्राम आपने एक्स्ट्रा डाले वो नीचे बैठ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने उसमें 5 ग्राम और डाल दिए, गलती हो गई, आपको पता नहीं था, किसी ने 5 ग्राम उसमें और डाल दिए। ऑलरेडी उसमें 2 ग्राम एक्स्ट्रा थे जो डिज़ोल्व नहीं थे और नीचे बैठे हुए थे क्रिस्टल की फॉर्म में। जब आपने 5 ग्राम और डाल दिए तो जाहिर सी बात है जो नए 5 ग्राम है वो भी डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो अब किताब कहती है कि 2 ग्राम पहले वाले हैं और 5 ग्राम आपने नए डालें, तो ये दोनों मिलकर 7 ग्राम बन गए। तो किताब का मानना ये है, समझाना ये है आपको कि ये जो दोनों क्रिस्टल है ये आपस में मिल जाएंगे। जैसे बच्चों के जो गेम होते हैं ना, ब्लॉक वाले गेम, हमेशा ये एग्जाम्पल से समझ में आता है, यही देता हूँ मैं। जिस तरह फिट हो जाते हैं इसी तरह ये फिट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर,
और 2 ग्राम पुराने वाले और 5 ग्राम नए वाले फिट होकर 7 ग्राम का नया क्रिस्टल बना लें। तो अगर आप उसको फ़िल्टर कर लें तो आपको 2 अलग अलग क्रिस्टल नहीं मिलेंगे 2 ग्राम और 5 ग्राम के, बल्कि आपको एक क्रिस्टल मिलेगा 7 ग्राम। तो ये जो एबिलिटी है जिसमें पुराने क्रिस्टल के ऊपर नए क्रिस्टल ग्रो करते हैं, इसको बोलते हैं ओवर ग्रोथ। पुराने क्रिस्टल्स के ऊपर नए क्रिस्टल्स का ग्रो करना, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ओवर ग्रोथ। अच्छा, अब सुनने की बात यह है कि इसी प्रॉपर्टी को मिक्स क्रिस्टल बोलेंगे अगर नेचर डिफरेंट हो। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स क्रिस्टल अगर नेचर डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप तवज्जो दें, यहाँ मेरी उंगली देखें कि अगर पहले मिसाल के तौर पे 2 ग्राम जो एक्स्ट्रा हैं वो NaF के हैं और 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा हैं वो भी NaF के हैं, तो ये तो कहलाता है ओवर ग्रोथ। दोनों की नेचर सेम है, 2 ग्राम पुराने वाले और 5 ग्राम नए वाले दोनों सेम है NaF, तो ये तो कहलाएगा ओवर ग्रोथ। लेकिन अगर 2 ग्राम जो एक्स्ट्रा हैं वो NaF के हैं और अगले 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो MgO के हैं, तवज्जो चाहिए ज़रा आपकी, शुरू के 2 ग्राम जो एक्स्ट्रा हैं वो NaF के हैं और अगले जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा हैं वो MgO के हैं, तो अब जो 7 ग्राम के क्रिस्टल मिलेंगे वो किसी एक चीज़ के नहीं होंगे। अब जो 7 ग्राम के क्रिस्टल मिलेंगे उसमें दोनों होंगे, NaF भी होगा MgO भी होगा। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड 7 ग्राम्स ऑफ मिक्स क्रिस्टल। तो ये जो एबिलिटी है एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरे क्रिस्टल का ग्रो करना, भले उनकी नेचर डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं मिक्स क्रिस्टल। और सेम नेचर होगा तो ओवर ग्रोथ होगा। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस, यानी आइसोमॉर्फिज्म जहाँ पे होगा वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होंगी। अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत थोड़ा सा काम रह गया। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा भाई, पॉलीमॉर्फिज्म को किताब सिर्फ डिफाइन करती है, डिटेल में बात नहीं करती, तो आपके लिए और आसानी है। पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना ये कहता है कि सेम सब्सटेंस होगा, डिफरेंट शेप्स होंगी। सेम सब्सटेंस होगा, डिफरेंट शेप्स होगी। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल है डायमंड और ग्रेफाइट। आज के लेक्चर में ये एग्जाम्पल ज़रा ज़्यादा आ रही हैं, पर ये काम की एग्जाम्पल है। तो डायमंड और ग्रेफाइट आपको पता है दोनों कार्बन है, जिसको नहीं पता आई डोंट नो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना पता हो। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन है, पर जो डायमंड है उसकी शेप जो है वो क्यूबिकल है, आज पहले ही बताया मैंने आपको, जबकि ग्रेफाइट की जो शेप है वो हेक्सागोनल है। ये आपने रट्टा मारा होगा फर्स्ट ईयर में, नहीं सेकेंड में याद किया होगा चैप्टर 4। तो उसका मतलब है कि दोनों की शेप डिफरेंट है, हालांकि हैं दोनों कार्बन। किताब में जो एग्जाम्पल है वो कैल्साइट और आर्गोनाइट की है, वो भी आनी चाहिए, पर वो आपने कभी सुने नहीं है, पढ़े नहीं है, तो वो तो रट्टा ही कहलाएंगे। हाँ, ये आपने पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही प्रॉपर्टी रखते हो, सब्सटेंस सेम हो, भले एलिमेंट्स हो भले कंपाउंड्स हो। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनको एलोट्रोप भी कहते थे, पर ये कैल्साइट और आर्गोनाइट जो है कंपाउंड्स हैं, तो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्स मत कीजिएगा एलोट्रोप से इस टॉपिक को। एलोट्रोप भी बोलते थे इनको, पर एलोट्रोप जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस जो कि सेम हो, नाम उनका सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। डायमंड ग्रेफाइट की याद होगा आपको, फिजिकल डिफरेंट थी, नाम उनका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होंगी और साथ में शेप उनकी डिफरेंट होगी। एक की शेप कुछ और होगी, दूसरी कुछ और होगी, तो दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। और फिनोमेना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ऐसा फिनोमेना जिसमें एक ही सब्सटेंस अलग अलग शेप में दुनिया में अवेलेबल हो, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा जी, अब आपके पास बिल्कुल आखिरी चीज़ है जो हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, वो मतलब सॉलिड के पोर्शन में, दैट इज यूनिट सेल।
चलें जी, जो यूनिट सेल पे तवज्जो देते हैं, यूनिट सेल क्या है। अब मिसाल के तौर पे एक क्यूबिकल जिसका मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया आज के लेक्चर में, ये क्यूबिकल की आसान तरीन डायग्राम है क्योंकि बनाने में आसान है, तो इसी से पढ़ा देते हैं। अब अगर आप तवज्जो दें डायग्राम पे, तो इस यूनिट सेल को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप तवज्जो दें तो क्या पता चला कि इस यूनिट सेल को बनाने के लिए 8 पार्टिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। कितने पार्टिकल इस्तेमाल हो रहे हैं? 8 पार्टिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनमें 8 पार्टिकल तो नहीं होते, उनमें तो इनफाइनाइट पार्टिकल होते, लातादाद। तो 8 पार्टिकल ने तो ये शेप बना ली, तो बाकी पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बाकी जो पार्टिकल हैं वो इस शेप को रिपीट करेंगे, यानी अगले 8 पार्टिकल एक और क्यूब बनाएंगे, अगले 8 पार्टिकल एक और क्यूब बनाएंगे, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है 8 पार्टिकल की, जिसको मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, यानी अगर आप चाहें कि 4 के 2 स्ट्रक्चर अलग कर लें तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ 16 पार्टिकल हैं और आप चाहते हैं कि 8 के 2 कर लें तो हो जाएंगे। 24 पार्टिकल हैं तो आप चाहें 8 के 3 कर लें तो हो जाएंगे, पर आप चाहें कि 8 पार्टिकल को 4 के मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो नहीं होगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट कह लो आप, जो स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और जो अपने आप को रिपीट करता है, जो अपने आप को रिपीट इसलिए बोला, जैसे मैंने कहा कि 8 ने एक क्यूब बनाया, अगले 8 ने एक और क्यूब बनाया, अगले 8 ने एक और क्यूब बनाया, तो क्यूब अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो यूनिट ये जो स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है 8 पार्टिकल का, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और जो अपने आप को रिपीट करता है, इट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। तो हर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एक यूनिट सेल होता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होता और जो अपने आप को रिपीट करता है, जिसकी बेसिस पे आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को नाम देते हैं, पहचानते हैं, शेप देते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और जाहिर सी बात है ह्यूमन आई से दिखाई नहीं देता। तो दिस स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ 8 पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसको बोलेंगे यूनिट सेल। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ बहुत सारे यूनिट सेल है ना, मतलब बहुत सारे क्यूब्स हैं। 8 पार्टिकल का एक क्यूब है, फिर अगले 8 पार्टिकल का एक और क्यूब है, फिर अगले 8 पार्टिकल का एक और क्यूब है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्यूब आपस में जुड़ते हैं, एक क्यूब दूसरे से, दूसरा क्यूब तीसरे से, तीसरा क्यूब चौथे से, हर डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ जोड़ेंगे। तो इनके जुड़ने से जो एक डायग्राम बनती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है भाई, जितने भी यूनिट सेल अवेलेबल है, लातादाद होते हैं, ये भी तमाम यूनिट सेल आपस में ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के लिए जो फोर्सेस चाहिए उनका नाम हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर या मेटालिक या फला जो भी है फोर्सेस के नाम। तो जितने भी ये यूनिट सेल हैं ये आपस में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन हर डायरेक्शन में होते हैं, और ज्वाइन होने के बाद एक 3 डायमेंशनल बॉडी बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो जो 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है यूनिट सेल के कंबाइन होने के बाद, ठीक है, यूनिट सेल के सारे के सारे यूनिट सेल जब क्या हो जाते हैं कंबाइन, तो उनके कंबाइन होने से जो डायग्राम बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। चलें जी, तो यूनिट सेल हमने पहले डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि जब यूनिट सेल स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट हो गई, फिर हमने कहा कि यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करेंगे, उसका नाम होगा, जब रिपीट करेंगे हर डायरेक्शन में और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका नाम होगा क्रिस्टल लैटिस। बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हर्ज नहीं है कोई। और उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम है लैटिस एनर्जी। अब यूनिट सेल की हेडिंग की आखिरी बात यह है कि जो यूनिट सेल है, बहुत दूर लिख रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। यूनिट सेल की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान, जैसे कि ये क्यूब है और ये हेक्सागोनल है और ये ऑक्टाहेड्रल है और ये मोनोक्लिनिक है, इनकी जो पहचान है वो इनकी साइड्स हैं और इनके एंगल्स हैं। ये साइड्स और एंगल्स इनकी पहचान है। मिसाल के तौर पे आप बोलेंगे तीनों साइड बराबर है,
और तीनों एंगल 90 के हैं, तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 90, तो ये क्यूबिकल है। ठीक है ना, आपने बोला तीनों साइड बराबर है और तीनों एंगल 90 का है तो ये क्यूबिकल है। फिर आपने बोला तीनों साइड बराबर हैं और दो एंगल 90 के हैं, 90 का नहीं है तो कुछ और होगा। फिर आप बोलेंगे भाई तीनों साइड बराबर हैं, तीनों 90 के नहीं है तो कुछ और होगा, अलग अलग नाम होंगे। तो इसका मतलब है कि यूनिट सेल को जो पहचानते हैं वो किससे पहचानते हैं? साइड्स और एंगल से। इस साइड्स और एंगल से पहचानने का भी नाम है, इसको बोलते हैं सेल पैरामीटर, या फिर इसका दूसरा नाम है सेल डायमेंशन। ठीक है भाई, तो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना बाय द हेल्प ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, किसी भी यूनिट सेल को साइड और एंगल के ज़रिए जो डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेल पैरामीटर या फिर सेल डायमेंशन। चलो भाई, तो ये सॉलिड का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया टॉपिक। अब आखिरी जो आपकी जिम्मेदारी है छोटी सी, वो आपकी आखिरी जिम्मेदारी है कि बुक में जो 7 शेप्स बनी हुई हैं और साथ में उनके साइड के बारे में बताया हुआ है, उनके एंगल के बारे में बताया हुआ है और उनकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपने मेमोराइज़ करनी है, लॉजिकल नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज फ्रॉम बुक। जो टेस्ट होंगे आपके उस पर आ जाते हैं अक्सर, तो आपने बुक खोलना है और बुक में जो 7 शेप्स हैं, मोनोक्लिनिक, ऑक्टाहेड्रल, फला फला, इनके नाम, इनके साइड्स की डिटेल, इनके एंगल की डिटेल और इनकी एग्जाम्पल। 10 मिनट लगेंगे टोटल याद करने में। ये आपने याद करना है तो फिर आपका सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। बाकी हमने चीज़ें पढ़ ली थी, तो ये वो कंप्लीट काम है जो आपका रह गया था और ये हमने रिवाइज़ कर लिया है। तो अगर किसी को पहले से आता था तो बहुत अच्छी बात थी और किसी को प्रॉब्लम थी तो वो डिस्कस कर दिया गया है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो ये लेक्चर आप पढ़ लें, सुन लिया आपने, आई होप क्लियर हो गया होगा। बुक से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।